बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल अच्छी बात। अच्छा जी, क्वेश्चन कौन से थे? फाइनल अकाउंट हमारा चल रहा था। वन और 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया जी। बताएं, ये पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का है, तो उसको एक दफा जरा फाइनल कर लेते हैं, फिर वहां पे आ जाते हैं। और नहीं बल्कि हाँ, ठीक हो गया जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी, बताइए। क्वेश्चन 11 में ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 49 मिलियन, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्यों नहीं किया? अच्छा, देख लेते हैं। हाँ जी, ये दिया हुआ है 49 मिलियन, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन। 49 मिलियन ये लिखा तो हुआ है। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। यहां पे एक कॉलम भी बनना था रिवैल्यूएशन सरप्लस का, जो कि नहीं बना हुआ। ठीक है, वो बनाना था और उसमें 49 माइनस करना था। ओपनिंग नहीं दिया हुआ। ओपनिंग जो है वो आप इस सवाल में ऐसे करते हैं, अपने पास से ही लिख लेते हैं 400, वैसे ही लिख लें और उसके मुताबिक। सर जी नहीं चल रहा, ये पीछे से बंद है।
हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नहीं दिया हुआ। उसकी वजह ये है, क्वेश्चन पुराना है और पुराने दौर में रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो हम इक्विटी में नहीं लिखा करते थे। अगर आपकी क्लास में कोई पुराने बुजुर्ग हों, ठीक है, तो उनको पता होगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो इक्विटी में नहीं आया करता था, वो इक्विटी के बाद लिखा करते थे। और ये कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था पहले 1984, जो कि अब ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे कंपनीज एक्ट 2017 आ गया। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है उसने कहा था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ना उसको इक्विटी में ना लिखें। ठीक है, चौधरी साहब ने कह दिया जी, इसका मतलब है चौधरी साहब जो है वो पुराने बुजुर्ग हैं। मैंने आपको तो नहीं कहा था चौधरी साहब, मैंने तो किसी और को कहा था जिनका मुझे पता है। अच्छा जी, चलें। तो खैर, तो कंपनीज एक्ट ने अब कह दिया कि उसको इक्विटी के अंदर, बल्कि उन्होंने वो रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दी। तो इसका मतलब है आईएएस कहता था इक्विटी के अंदर लिखें, तो जब लॉ ने वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी कि किधर लिखना है, तो फिर अच्छा देखा था पुराने फॉर्मेट में। चलें ठीक है। अली चौधरी साहब कहते हैं हम वैसे तो बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन अब बुजुर्गों की हरकत पे नज़र रखते हैं, उनका आना जाना जो है वो सारा देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट, उस्तादों की भी हर बात को नोट करते हैं, इसलिए उस्तादों को चाहिए अच्छी बातें किया करें। चलें जी, तो इसलिए इस सवाल में ना रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया नहीं हुआ था, क्योंकि उसने इसमें कॉलम में आना नहीं था, और सोल्यूशन वही जो है वो पुराना इसमें छाप दिया हुआ है। तो अब इसमें जो है ना वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करवा दूंगा मैं। वैसे ही लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 400, तो इसमें 49 यहाँ से माइनस करेंगे। हाँ जी, मोहसिन साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते दिल होना चाहिए जवान, उम्र विच की रखे। सही। चलें जी, आप तजर्बाकार लोग हैं, आपको पता होगा इन बातों का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और कोई बात? क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए जी। क्वेश्चन 1 में बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन 1 किया, उसमें क्या पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करवाते हैं। हाँ जी, डेफर्ड टैक्स का पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर 6 है भाई, पॉइंट नंबर 6। इसको देख लेते हैं, रिटेन अर्निंग की वर्किंग भी देख लेते हैं। पहले पॉइंट 6 देख लेते हैं। पॉइंट 6 में लिखा हुआ है the tax consultant of company has determined tax profit for the year at 700,000 after all adjustments। टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया कितना? 7 लाख रुपए। तो करंट टैक्स इस पे निकल आएगा 7 लाख पे। टैक्स का रेट क्या है? 32%। तो 32% जो है वो टैक्स निकाल लेंगे करंट टैक्स।
आगे वो बताता है कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स प्रॉफिट अप टू 18,500 शुड बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट डिफरेंस। तो जो परमानेंट डिफरेंस है उसको छोड़ दें और बाकी जो डिफरेंस है उस पर जो है वो डेफर टैक्स निकाल लें, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस पे तो कोई डेफर टैक्स नहीं होता। हाँ जी, तो कितना था फर्क? 700,000, उसमें से 18,500 निकाल दें। जो कि परमानेंट डिफरेंस है, कितना बना? हाँ जी, 700 माइनस 18,500, ये बन गया 681,500। इधर कर देता हूँ ज़्यादा पेज पे। 700,000 माइनस 18,500 तो ये आ गया 681,500। ये आ गया टेम्पररी डिफरेंस। अच्छा जी, इसके अलावा ट्रायल में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में और कोई पॉइंट है? एक मिनट जरा जी, मैं एसी जलवा रहा हूँ, जरा गर्मी बहुत है तो मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ जी, हेलो जी जनाब। तो 681,500 जो है वो
अच्छा, ये हमारे पास जो है आ गया, बल्कि एक मिनट इसको इस तरह करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, ऊपर ही लिख लेते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है। हाँ जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको कहते हैं। $869,500, तो 869,500 माइनस 700,000 करें, डिफरेंस आ गया कितना, उसमें से परमानेंट डिफरेंस छोड़ दें और बाकी होगा टेम्परेरी डिफरेंस। कहीं पे लगा दें सर जी, बस से पक्का लाओ जिधर भी रखते हैं। ठीक, थोड़ा सा नीचे को कर दें। ठीक है, हाँ जी, तो डिफरेंस आ गया 169,500। तो 169,500 में से 18,500 जो है वो क्या है, वो परमानेंट डिफरेंस है, तो टेम्परेरी बचा 151,000। इस पे डेफर टैक्स बन जाएगा इंटू 32%। डेफर टैक्स, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। कितनी लायबिलिटी बन गई, 48.32, 48,320, 48,320। हाँ जी, आपको आवाज तो नहीं आ रही, बीच में आ रही होगी मेरा ख्याल है। ये पंखा चल रहा है, एक्चुअली एसी था, वो कह रहे थे उसका पता नहीं वो ब्रेकर खराब हो गया है, वो बंदा लेके आता है चेंज करता है। मैंने कहा कोई पंखा लगा दें, तो ये एक पेडिस्टल टाइप कोई पंखा है, वो उन्होंने रखा है ला के, तो ये है कि चलो थोड़ी सी हवा तो आई ना। अच्छा जी, एक तो ये पॉइंट पूछा था आपने, दूसरा क्या पूछा, रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग देख लेते हैं, सॉल्यूशन में से चेक कर लेते हैं। W4 शायद का था आपने। हाँ जी, ये रिटेन अर्निंग है, बताइए इसमें क्या पॉइंट। ये डेफर टैक्स एक्सपेंस निकाला हमने। ये बेसिकली क्या है, ये जो भी मैंने अमाउंट कैलकुलेट की, ये डेफर टैक्स लायबिलिटी बनने का मतलब ये है कि इसको डेफर टैक्स लायबिलिटी में प्लस करेंगे और डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टैक्स डेबिट, डेफर टैक्स कह दें, टैक्स कह दें, एक ही बात है, दोनों में से जो भी चीज़ लिखते हैं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। ये चूंकि हम फॉर द ईयर फिगर लेके उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, एज ऑन से नहीं चल रहे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली अप्रोच है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर को देखते हुए डेफर टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लिया। तो ये टैक्स एक्सपेंस है और ये लायबिलिटी में जाके प्लस हो जाएगा।
ये अमाउंट आ गई एंट्री की अमाउंट। हाँ जी, ये बताइए ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था कि नहीं? ये एक प्रायर ईयर का एरर है और ये टैक्स है किस पे? इस अमाउंट पे। असल में हम नेट ऑफ टैक्स करके लेते हैं ना, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें प्लस कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली 68 यहाँ पे नहीं किया हुआ, तो वो 68 यहाँ पे करने की बजाय 32 अलहदा लिख दिया और नेट करके जो अमाउंट आएगी वो 68% के बराबर आएगी, इन दोनों की नेट अमाउंट। हाँ जी, चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। वैल्यूज गलत हैं, बता दें कौन सी वैल्यू ठीक होने वाली है? कौन सी वैल्यू ठीक होने वाली है? क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या एरर था। पॉइंट नंबर बताएं इसका कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। कब इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट इम्पोर्ट लाइसेंस परचेज फॉर 12 लाख रुपया ऑन जुलाई 1 2014 वाज एरोनियसली चार्ज एज एक्सपेंस। हमने उसे एक्सपेंस चार्ज कर दिया। इट विल एक्सपायर ऑन जून 30 2024। लाइसेंस लिया 1 जुलाई 2014 को और उसे हमने गलत एक्सपेंस में डाल दिया। अब ये है दिसंबर 31 2015। दिसंबर 31 हमारा ईयर एंड है। तो सबसे पहले आप देखें 1 जुलाई 2014 से लेके 30 जून 2024 तक कितनी लाइफ बनती है? ये बनती है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स लाइफ बनती है। इसको हमने रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करना है? इसको कैपिटलाइज करना है और इनकम डालनी है। ठीक है, इसको जो है वो हमने कैपिटलाइज करना है और इनकम डालनी है। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? लाइसेंस टू बी कैपिटलाइज्ड, वो एक्सपेंस डाल दिया तो उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस कितना? 12 लाख रुपया। ये इनकम आ जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन टू बी चार्ज्ड, ये हमने एक्सपेंस लिखना है। ठीक है, ये एक्सपेंस बनेगा। हाँ जी, कितना बन जाएगा? 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स लाइफ है, इंटू 6/12, 6 महीने हो गए, तो कितना बनता है? 60,000। ये 60,000 का खर्चा चार्ज करना है हमने। इसको नेट ऑफ कर लें। नेट माइनस करके ये आ गया कितना? 11,40,000। ये इनकम बन रही है। इस पे टैक्स लगा दें। इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा। अब इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? जाहिर है वो डेफर्ड टैक्स होगा। काफी सारे सवाल हम कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन की बात हो रही है, एसेट की बात हो रही, तो उस पर डेफर्ड टैक्स लगेगा, जो कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। तो 1140 पे जो है वो आप 32% टैक्स लगा दें। कितना बना? अमाउंट 364,800। ये बन गया 364,800। चूंकि इनकम बन रही है तो इनकम पे टैक्स लगा, माइनस कर दें तो कितना आ गया नेट?
तो ये जो नेट अमाउंट होगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये अमाउंट जो है 775200, ये हम जाके रिटेन अर्निंग में प्लस कर देंगे। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग में प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट में ये चेंज आना है। ठीक है, ये इनकम बन रही है हमारी, नेट चेंज आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये इनकम बन रही है, इनकम आफ्टर टैक्स इतनी बन रही है। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में। कितना गिवन है बताइएगा? वो जो भी गिवन है उसमें एक तो वो 48,320 जो ऊपर लिखा वो ऐड हो जाएगा, और दूसरा ये जो 364,800 लिखा ये भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गया, ये दो उसमें प्लस कर देंगे। और ओपनिंग बैलेंस जो भी है वो ट्रायल में गिवन होगा 156,000, तो 156,000 में जमा कर दें तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, जो कि 31 दिसंबर की एसओएसपी में आ जाएगा। क्लोजिंग। ठीक है, कितना आता है ये ऐड करके क्लोजिंग बता दें? 525, 525,120।
जी, कोई पॉइंट? नो पॉइंट? हेलो, जी कोई पॉइंट है और कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। जी जनाब अली, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। हाँ जी, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारा टैक्स ज़्यादा बनता है, जबकि टैक्स वाले टैक्स थोड़ा बना रहे हैं, तो जो टैक्स ज़्यादा बनता है वो पेएबल है, लायबिलिटी। ठीक, तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टैक्स प्रॉफिट कम होगा, तो इसका मतलब है टैक्स वाले थोड़ा टैक्स डिमांड कर रहे हैं, तो बाकी का जो है वो हमारा एक्सपेंस तो है, वो डेफर टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। राइट। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम हमने डिस्क्लोजर डिस्कस किए थे, कहाँ तक? रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर डिफरेंट आ रही है मेरी, प्लीज गाइड। लो जनाब, गाइड कर देते हैं आपको।
ये बताएं आप कि ये प्रॉफिट नहीं आ रहा आपका 597180, लॉन्ग टर्म लोन तक डिस्कस किए थे, ठीक है। ये 597180 रिटेन अर्निंग में तो वही अमाउंट आएगी ना जो एसओसीआई में आ रही है। तो आप ये देखें कि आपके ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है कि नहीं। तो रिटेन अर्निंग से पहले एसओसीआई में देखें वो ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक होगा तो वही फिगर उधर जानी। चलें ठीक हो गया। लो जी आगे बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की। लॉन्ग टर्म लोन तक हमने जो है वो डिस्क्लोजर्स कर लिए थे। अच्छा जी, मैंने डिस्क्लोजर आपको बताए थे लॉन्ग टर्म लोन तक। उसके बाद है क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटीज पे गौर करें तो पहला आइटम है क्रेडिटर्स का, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज। उसके बाद है एक्रूड मार्कअप, फिर उसके बाद है करंट पोर्शन या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होंगी, फिर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ठीक। इसके अलावा जितनी चीजें होंगी, क्रेडिटर्स हो गए, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स हो गए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो गया, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, डिविडेंड पेएबल, अदर पेएबल्स, कुछ भी, सारा कुछ जो है वो किस में आ जाएगा, क्रेडिटर्स एक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज के नोट में आ जाएगा। और ये नोट तकरीबन हर सवाल में बनता ही बनता है। ये इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कौन सा है, जो हमने काटा हुआ है, ये पेएबल है। एक होता है जो हमारा कटा हुआ टैक्स, वो एसेट में आएगा, जो हमारा टैक्स कटा होगा वो एसेट्स में आएगा, ठीक है। तो जो हमने लोगों का टैक्स काटा हुआ है, ये हमने गवर्नमेंट को देना। हमने किसी को पेमेंट की तो उसमें से टैक्स काट लिया, वो गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये लायबिलिटी वाला टैक्स है। लीज लायबिलिटी कहाँ आएगा, लीज लायबिलिटी यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ लीज होगा तो यहाँ पे आएगा। डेफर टैक्स होगा तो वो डेफर टैक्स भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो नोट भी यहाँ पे बनेंगे। लॉन्ग टर्म लोन के बाद लीज लायबिलिटी, डेफर टैक्स, राइट। चलिए, क्रेडिटर्स के बाद शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए। शॉर्ट टर्म लोन्स के बाद आएगा कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। दो चीजें, कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। अच्छा जी, पैक बुक में ये डिस्क्लोजर्स डिफरेंट स्टाइल में दिए हुए फोर्थ शेड्यूल के, हम किसको फॉलो करेंगे। ये जो मैं आपको डिस्क्लोजर पढ़ा रहा हूँ, ये सारे डिस्क्लोजर ऐसे ही फोर्थ शेड्यूल में भी दिए हुए हैं और इसी तरह ये चैप्टर 1 में भी दिए हुए हैं, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में।
वहां पे बताया हुआ है कि डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं, और मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर्स करके दिखा रहा हूँ। ये फ़र्क है कि मैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखा रहा हूँ कि हम डिस्क्लोजर्स कैसे करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 2 कर लिया स्टडी टेक्स्ट का? आपको दिया था होमवर्क में, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ जी, पढ़ लिया। उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट आपसे कहा था पूछ लीजिएगा। चलें, आपने कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो फिर कम अच्छी बात है। चलें, आपने वो नहीं भी किया तो मैं आपको आगे और काम दे रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में यहाँ से लेके क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी से लेके शुरू करके ये पेज नंबर है कितना? ये पेज नंबर है 5 और फिर पेज नंबर 6। बस ये 2 ही पेजेस हैं यहाँ तक। ये आपने याद कर लेना, ताकि अगर इस पे कोई छोटा सा सवाल आ जाए, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन, या इस पे जो है वो कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप वो कर सकें। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं ऐसी जो समझाने वाली, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको आपने याद करना है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या है? जिसका कैपिटल ये हो, जिसकी टर्नओवर ये हो, इससे ज़्यादा ना हो, एम्प्लॉय इससे ज़्यादा ना हो, वो स्मॉल साइज़ कंपनी है। लॉन्ग साइज़ कंपनी क्या है? तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है और खुद ही जो है वो याद कर लेनी है। इससे आगे ये लिखा हुआ है फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर्स, ये मैंने भी कराने हैं आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिस्क्लोजर बताए ही नहीं हुए, वो मैं करवा दूंगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के डिस्क्लोजर्स, करंट एसेट के डिस्क्लोजर्स, यहाँ पे बताया हुआ कौन कौन से डिस्क्लोजर देने हैं। ठीक है, कौन कौन से डिस्क्लोजर जो है वो देने हैं। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये भी मैं करंट लायबिलिटीज में बता रहा था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये शो कर देनी है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्क्लोजर्स, कॉन्टीजेंसीज भी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, तो ये मैं भी बताने लगा हूँ। फिर मैं एसेट्स पे आऊँगा, आज एसेट्स के डिस्क्लोजर कोशिश करूँगा पूरे आपको बता दूँ, और फिर ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डिस्क्लोजर। उसके बाद फिफ्थ स्केड्यूल है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जब फोर्थ कर लिया तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। इसमें भी वही रिपीट हो रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ से करा रहा हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है, IS1 में भी लिखा हुआ है, ट्रेजरी शेयर्स क्या होता। हाँ जी बताएं, ट्रेजरी शेयर्स क्या होता, किसके साथ खाते, कब खाते के पीते? किसी को पता है ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं? नहीं पता। लो जी, आपके सवालों के जवाब भी साथ साथ। व्हेन शेयर्स आर बैक, व्हेन शेयर्स आर बैक टू होम, मतलब कितने बैक? बैक टू होम या बैक टू स्कूल? सवाल ये है। जब बैक टू ऑफिस, जब बैक टू पवेलियन, अच्छा जी, लो जी इसकी एंट्री भी करा देता हूँ। ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं? ओन इशूड शेयर्स, परचेज्ड बाय द कंपनी itself। ठीक है, अपने शेयर्स जो है वो वापस खरीद लेना खुद से। ओन इशूड शेयर्स, अपने शेयर्स, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, और कंपनी मार्केट से अपने शेयर खुद बाय कर ले, फ्रॉम शेयर होल्डर्स और फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज।
अच्छा मुझे ये बताएं, स्टॉक एक्सचेंज से जाके खरीदें तो वो किससे खरीदेंगे? वो स्टॉक एक्सचेंज में कोई जो है वो पार्टी बैठी होगी जिससे खरीदेंगे, ये शेयर होल्डर ही होंगे जिससे खरीदेंगे? बताएं तो ज़रा। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर शेयर्स आर ट्रेडेड। ठीक है, शेयर होल्डर ही शेयर बेचते हैं और प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर शेयर खरीद लेते हैं। जिसने बेच दिए वो शेयर होल्डर उड़ गया, और जिसने खरीद लिए वो शेयर होल्डर कंपनी का नवा बन गया, वो बनेरे पे आ बैठा, पुराना उड़ गया। ठीक है, जो शेयर होल्डर बेच दिए जिसने शेयर, वो बनेरे से उड़ गया, और जिसने खरीद लिए वो बनेरे पे आके बह गया, कंपनी के बनेरे पे। अब समझ आई? राइट। अच्छा जी, आ गई। तो एक काम करता हूँ मैं, छोटा सा FR1 की किताब में दिया हुआ है, उसमें से ज़रा देखते हैं, उसमें शायद हमें कुछ मिल जाए। FR1, इसका चैप्टर नंबर है 2। तो कंपनी अपने शेयर्स खुद बाय कर ले, उसे आखते हैं ट्रेजरी शेयर्स। अब वो कंपनी ने किस लिए खरीदे? उसका ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो वो उसको होल्ड किए रखे, या वो उन शेयर्स को कैंसिल कर दे। ठीक है, या होल्ड किए रखें या उसको जो है वो कैंसिल कर दें। ठीक है, इसमें ये बड़ा अच्छा चैप्टर दिया हुआ है। कैंसिल मीन्स उनको कैंसिल आउट कर दें और अपना शेयर कैपिटल कम कर दें, ये मतलब है। एक मिनट, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आ गया। हाँ जी, ये इट इज द रीएक्विजिशन ऑफ द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ए कंपनी मे रिडीम इट्स शेयर्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, such as to buy out certain shareholders or to provide an exit strategy to a third party investor। ठीक है, उनसे खरीद लिए शेयर्स, और ये जो शेयर्स हैं ये कहलाते हैं ट्रेजरी शेयर्स। ठीक है, चले एंट्री क्या करते हैं? एंट्री पास करते हैं ट्रेजरी शेयर्स डेबिट, और बैंक क्रेडिट। बस ये एंट्री हमारे लिए काफ़ी है। ये FR1 है। FR1 का ये जो था, ये पेज नंबर है 12, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का बड़ा अच्छा चैप्टर दिया हुआ है इसमें, स्टडी टैक्स में। FR1 के नया टॉपिक आया है, और इसमें उन्होंने सारा इशूड कैपिटल, ऑथराइज, ये देखें नजर आ रही चीज़ें, सब्सक्राइब, पेड अप, फिर आगे जो है डिविडेंड, बोनस इशू, राइट इशू, ये सारा जो है वो बड़ी अच्छी थ्योरी दी हुई है। अच्छा जी, ये हमने लिख दिया ट्रेजरी शेयर्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब ट्रेजरी शेयर्स को कैसे शो करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में
ट्रेजरी शेयर्स का एक कॉलम होगा, शेयर कैपिटल और ट्रेजरी शेयर्स। जब तक पड़े रहेंगे बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो हम यहाँ पे इसे नेगेटिव शो करते रहेंगे, नेगेटिव, क्योंकि देखें ना डेबिट किया हमने और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सारी क्रेडिट है, क्रेडिट के आइटम इक्विटी, तो ये डेबिट किया तो ये डेबिट यहाँ पे नेगेटिव में शो करेंगे, तो ये इक्विटी के टोटल में माइनस होके आएगा। हाँ जी, समझ आ गई बात की? ठीक है, बल्कि हम जो है चैप्टर नंबर 2 अपना निकाल के उसमें भी देख लेते हैं। जो हमारा स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 2 है उसमें भी यकीनन लिखा हुआ है, वहां से भी ज़रा देख लेते हैं। जी 1 मिनट अभी रिपीट करता हूँ, फाइल ज़रा ओपन हो जाए। और इसका पेज नंबर बता रहे हैं 34 है। कहाँ है अभी 34? हाँ 34 पे किधर है? पुरानी बुक की बात ना किया करें, नई बुक की बात किया करें। नई बुक में बताएं कहाँ पे है। ये लिखा हुआ ट्रेजरी शेयर्स, बस यहाँ पे एक लाइन ही लिखी हुई है, मेरे खाली एक हेडिंग ही है, उसके अलावा नहीं है। ट्रेजरी शेयर्स जो हैं एंट्री पे आते हैं दोबारा, 0.36 हाँ वो देख लिया मैंने। एंट्री क्या है? जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, शेयर्स खरीदे तो शेयर्स डेबिट बैंक क्रेडिट। ये एंट्री देखें, समझ आ गई कि हमने शेयर्स खरीद लिए तो शेयर्स को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब ये अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसको एसेट कहना चाहिए, लेकिन हम इसको एसेट नहीं कह रहे। ये अपने शेयर्स खरीदे हमने, हम कह रहे हैं ये एसेट नहीं है, ये रिडक्शन इन इक्विटी है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ये अपने शेयर खरीद लिए, ये कोई हमारी इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं है जैसे हम बाकी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इसको आप रिडक्शन इन कैपिटल के तौर पे इक्विटी के अंदर एक कॉलम बनाए और माइनस में शो कर दें उस वक्त तक जब तक शेयर्स को कैंसिल आउट नहीं करते। शेयर को कैंसिल कर देंगे तो ये ट्रेजरी शेयर्स उड़ जाएंगे और शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे लिए बस इतना काफ़ी है कि हमने जब ये शेयर खरीदे तो हम ट्रेजरी शेयर्स को डेबिट करें और उसको एसेट दिखाने की बजाय उसको इक्विटी में नेगेटिव में शो कर दें। फर्ज करें यहाँ पे शेयर कैपिटल है कितना, 6 लाख रुपया, और हमने 2 लाख के जो है वो शेयर्स खरीद लिए हुए, फेस वैल्यू उनकी ये, तो 6 में से 2 माइनस करें तो नेट होकर 4 लाख बच जाएगा। अल्टीमेटली टोटल में तो 4 ही जाएगा ना। हाँ जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट। हाँ जी, ये रिडम्पशन ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि पहले वो शेयर मार्केट से खरीदेगा। अब मैं अगली एंट्री भी कर देता हूँ कि अब उसने शेयर्स खरीद लिए और जब वो रिडीम कर देगा, ये एंट्री थी शेयर्स परचेज की, अभी हमने परचेज किए हैं सिर्फ, और जब रिडीम कर देगा तो शेयर्स रिडीम्ड की एंट्री क्या होगी? हाँ जी, शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे और ट्रेजरी शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। ट्रेजरी शेयर्स क्रेडिट किए, ख़त्म हो गए और कैपिटल में से अमाउंट माइनस हो गई। जब ये 2 लाख की एंट्री मज़ीद हो जाएगी तो फिर ट्रेजरी शेयर्स किताबों में तो कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन शेयर कैपिटल
6 लाख से कम होकर 2 लाख रह जाएगा। ये दूसरी एंट्री है। ये उस वक्त है जब हम शेयर्स को कैंसिल करेंगे, शेयर्स को ख़त्म कर देंगे, तब ये एंट्री होनी है। जी बताएं, बात क्लियर हो गई कि हमने शेयर खरीद लिए, रख लिए, तो उनको इक्विटी में नेगेटिव दिखाते रहे। कैंसिल करेंगे तो ट्रेजरी शेयर उड़ गए और शेयर कैपिटल कम हो गया। क्रेडिट है ट्रेजरी शेयर्स, क्रेडिट हमने किया ट्रेजरी शेयर्स को, जिनको हमने डेबिट किया था उनको हमने क्रेडिट कर दिया और वो खत्म हो गए। क्रेडिट हमने किया ट्रेजरी शेयर्स जो कि पहले हमने डेबिट किए थे। जब हमने खरीदे तो हमने डेबिट कर दिया, और जब हमने इसको कैंसिल कर दिया, रिडीम कर दिया, मतलब खत्म हो गया। रिडीम की बजाय भी इसको हम कहें शेयर्स कैंसल्ड। और जो ऊपर हमने लिखा शेयर्स परचेज्ड, इसको लिख देंगे शेयर्स परचेज फॉर रिडम्पशन। खत्म करने के लिए हमने जो है, रिडम्पशन के लिए हमने जो है वो हमने कहा इनको फॉर कैंसिलेशन हमने पैसे दे दिए, फॉर कैंसिलेशन, फॉर रिडम्पशन। तो बात सादा सी ये है कि अगर ट्रेजरी शेयर्स हों तो वो इक्विटी में, और वो ज़ाहिर डेबिट पड़े होंगे तो वो इक्विटी में नेगेटिव आएंगे। नेट ये ले जनाब, अब चलते हैं हम आगे अपने डिस्क्लोजर्स की तरफ, जिन पे हम बात कर रहे थे। कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं कि आपने कौन से करने हैं आज। क्वेश्चन नंबर है 13, जो आपने करना है आज पैक का क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन बैंक आई कैप का 2.10। ये 2 सवाल आपने करने हैं। ये भी फाइनल काउंट का सवाल है, क्वेश्चन बैंक 2.10। हाँ जी, डिस्क्लोजर्स की हम बात कर रहे हैं, कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। कॉन्टीजेंसीज क्या हैं? कॉन्टीजेंसीज IS 37 वाली, कॉन्टीजेंसीज IS 37 वाली, ठीक है। वही कोई कॉन्टीजेंसी है, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो उसको प्रोबेबल है, उसका डिस्क्लोजर देना है, डिस्क्लोजर दे देंगे।
और फिर है कमिटमेंट्स, इनकी अमाउंट नहीं होती कभी दोनों की। कमिटमेंट क्या है? एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हुए हैं। किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट? दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट है, एग्जीक्यूट होगा तो ट्रांजैक्शन होगी, तो अभी एग्रीमेंट हुआ है। तो हम बता देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करना है, तो हम लिख देंगे एलसी ओपन्ड फॉर ₹60 million against purchase of a new plant एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि हमने जो है ये कमिटमेंट की हुई है, 60 मिलियन का प्लांट हम लगा रहे हैं, एलसी ओपन करा लिया हमने। फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका भी इसी तरह हम कह देंगे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 12 million was made during the year। तो पता लग गया कि हमने ये भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, इतने का हमने मटेरियल, इतने की गुड्स हमने बाय करनी है। कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, दो चीज़ें अलग अलग बताएंगे इस नोट के अंदर, कॉन्टीजेंसीज भी आएंगी और कमिटमेंट्स भी आएंगी। और अगेन अगर सवाल की बात करें तो सवाल में जो दिया होगा वो डिस्क्लोज करना है, हमें सिर्फ ये देखना होगा ये कॉन्टीजेंसी है, ये कमिटमेंट है, क्या चीज़ है, उसको हमने इसके अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज कर देना है। लायबिलिटीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद है एसेट साइड, एसेट में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं, उनका मैं अभी बताता हूँ क्या डिस्क्लोजर होंगे। फिर उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड वही हाईएस्ट टू रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, गुड्स इन ट्रांजिट, ब्रेकअप बताएंगे, टोटल और क्लासिफिकेशन बताएंगे, बता दिया। फिर ट्रेड डेट्स सिक्योर्ड हैं, अनसिक्योर्ड हैं, सारा कुछ बता देंगे। डेफर्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ये पहले होता था अब नहीं होता, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं। कैश करंट अकाउंट्स में कितना पड़ा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स में कितना है, कैश इन हैंड कितना, उसकी भी ब्रेकअप और सारा टोटल कर दिया। हाँ जी, दो डिस्क्लोजर और कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट का भी हो जाएगा और फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो रह जाएगा। ये लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो एसेट है, लोन्स गिवन, एडवांसेस गिवन, तो लोन्स एडवांसेस पे कल बात कर लेंगे। अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर करा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, बताते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी कितनी है, पता है ना, हेल्ड टू मैच्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया हुआ है। और फिर दूसरा हम बताते हैं कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कितनी है, बेचने के लिए जो रखी हुई है। दो मेन हेडिंग्स आ जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर सब हेडिंग्स होंगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सिडरी में कितनी है, एसोसिएट में कितनी है, अदर्स कितनी है।
अदर कंपनीज, और इसके अलावा बल्कि अदर में भी बताते हैं, कोटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, और फिर अदर्स। ठीक है, ये इस तरह के मुख्तलिफ इसमें हेडिंग्स बन जाती हैं, यानी जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो बताएं। सब्सिडी में क्या बताएंगे, कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू क्या है, और उसके अलावा परसेंटेज ऑफ इक्विटी हेल्ड कितना। वो किए ना हमने सवाल, 75% होल्डिंग है, 25 कोटेड, क्विटेड नहीं, कोटेड लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी को कहते हैं कोटेड कंपनी। अच्छा जी, ये बताना है। एसोसिएट में भी यही बताना है, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू और परसेंटेज हेड। यहाँ पे इनकी जो है वो कॉस्ट आती जाएगी, कितने में खरीदे हुए। कोटेड कंपनीज, उसमें भी यही चीज़ें बतानी है, सब में यही बताना है। अदर कंपनीज, प्राइवेट, सब जो इंफॉर्मेशन होगी सब में एक ही चीज़ बतानी है। अदर्स में, अदर्स क्या है बताना है, स्पेसिफाई करना है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वगैरह वगैरह, क्या चीज़ है ये बताना होगा। ख़त्म हो गया। और सेम इधर भी सारा कुछ, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी। एसोसिएट और सब्सिडी तो वैसे ऊपर ही आती है ट्रेडिंग में, कोटेड कंपनीज, अनकोटेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, यानी कंपनी का नाम बताना है, नेम ऑफ कंपनी, कितने शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, कितने परसेंट इक्विटी होल्ड की हुई है। बस ये चार चीज़ें जो हर एक में बतानी है। कौन सी कंपनी स्क्रीन स्टॉप है, ये देखें, हिल रही कि नहीं। हाँ जी, सही है। नहीं हिल रही, बाकी लोगों को ठीक नज़र आ रही है। तो ये आपने आज इतने हिंद में बिठा लेना है कि अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसमें कंपनी का नाम हो तो वो लिख देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बताए हों वो लिख देंगे, मार्केट वैल्यू क्या है वो मेंशन कर देंगे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी हेल्ड परसेंटेज बता देंगे। वो भी सवाल में गिवन होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। नहीं जनाब, एसेट साइड का एक डिस्क्लोजर रह गया, लोन एंड एडवांसेस का, ये वाला डिस्क्लोजर और प्रॉफिट लॉस के डिस्क्लोजर कल डिस्कस कर दूंगा सारे के सारे, और फिर उसके बाद डिस्क्लोजर्स के साथ सवाल करेंगे। डिस्क्लोजर्स को आप अच्छी तरह देखें, क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये पता हो कहाँ पे लिखना है, डिस्क्लोज करना है बस, तो फिर सवाल हो जाता है। राइट जनाब, दो सवाल आपको दे दिए, एक क्वेश्चन बैंक से दे दिया, एक IFRS की किताब से दे दिया, और कुछ डिस्क्लोजर मजीद डिस्कस कर दिए। कल डिस्क्लोजर्स पूरे हो जाएंगे, ये दो सवाल करके आएंगे, इनमें डिस्क्लोजर्स का कोई इशू नहीं है। कल जो सवाल दूंगा वो डिस्क्लोजर वाले होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।